हिस्ट्री ऑफ एसईओ ये बड़े मज़े की चीज़ है। ये मैं आपको बताता हूँ इसकी सारी हिस्ट्री कि जो एसईओ सारी मतलब एसईओ बनी किस तरह एसईओ इसमें आई कैसे? आपकी जो सबसे पहली वेबसाइट थी ना वो 1991 में बनी, ठीक है? ऐसा नहीं था कि 1991 में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक ही वेबसाइट मतलब जो आपके ना वेबसाइट जो लाइव हुई थी ना वो पहली वो 1991 में हुई थी, ठीक है? कहते हैं कि जैसे ही वाली वेबसाइट लाइव हुई ना तो साथ ही काफ़ी सारी वेबसाइट्स और पब्लिक होना शुरू हो गई। ऑब्वियसली आज के मुकाबले में तो उसका कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं था, आज तो बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है, ठीक है? लेकिन उस टाइम के लिहाज से वो कंटेंट भी ज़्यादा था। क्यों? उसकी वजह ये थी कि एक साथ जब 20-25 आपकी वेबसाइट्स क्रिएट हो गई, वो पब्लिकली वो मतलब पब्लिकली वो सामने आ गई, ठीक है? और सारी जो वेबसाइट्स थी वो ऑब्वियसली वो डिफरेंट कैटेगरी निशेज़ की थी। अब क्या था कंटेंट डिफरेंट था और काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन आप लोगों के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई प्रॉपर हायरार्की नहीं थी। कि अगर मूवीज़ की वेबसाइट भी बनी हुई है, ठीक है, आपकी म्यूज़िक की वेबसाइट भी बनी हुई है, आपकी वो न्यूज़ चैनल की वेबसाइट भी बनी हुई है। अब जिसने अपना कोई कंटेंट ढूँढना है, वो ढूँढे कैसे? क्योंकि अभी तो हम यहाँ गूगल पे लिख लेते हैं कि हमने लिख लिया रियल एस्टेट वो सॉरी प्लॉट्स फॉर सेल इन लाहौर, तो उसने मुझे जितना भी 4 पेजेज़ पे 40 पेजेज़ भी होते हैं गूगल पे, तो 40 के 40 पेजेज़ पे मेरा सारा कंटेंट हमें किसका मिलता? रियल एस्टेट का, घरों का, अपार्टमेंट्स का, प्लॉट्स का। इन सारों का कंटेंट मिला था। उसमें से 40वें पेज पे पहुँच के भी आपको कहीं मोबाइल फ़ोन की वेबसाइट या टी-शर्ट की वेबसाइट नहीं मिली, ठीक है? लेकिन उस वक़्त तो ऐसा नहीं था, उस वक़्त तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बना नहीं था। तो उस वक़्त क्या हुआ कि काफ़ी सारे सर्च इंजिन्स आ गए, याहू भी उसी टाइम पे आ गया। लेकिन कहते हैं कि जो असल वाली एसईओ स्टार्ट हुई थी वो 1996 में हुई थी। 2 बंदे थे जिनका नाम लैरी पेज एंड ब्रेन था, वो फाउंडर्स थे उसके जो कि आज का सबसे सक्सेसफुल सर्च इंजन है। ये मैं गूगल की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब ये चीज़ इन्होंने ये वाला सर्च इंजन उन्होंने बनाया था तो उस वक़्त इसका नाम गूगल नहीं था। उस वक़्त इन्होंने जो इसका नाम रखा था बैकरब। मतलब ये कि लोग कहते हैं कि अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो कहा जाता है कि उस टाइम पे जिस नाम से डोमेन वगैरह खरीदी गई थी, जिस नाम से आपके वेबसाइट पे या इंटरनेट पे जो रजिस्टर करवाया गया था नाम वो बैकरब था। तो उस टाइम पे और भी सर्च इंजिन्स थे जैसा मैंने आपको बताया कि याहू भी आ चुका था और भी सर्च इंजिन्स थे। लेकिन उनकी जो वर्किंग थी ना वो इस तरह थी कि वो जो आपकी वेबसाइट या वेब पेजेज़ को रैंक करवाते थे ना, वो कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करवाते थे। अभी भी कीवर्ड्स के ऊपर ही काम होता है लेकिन उस वक़्त कीवर्ड्स का जो तरीक़ेकार था वो डिफरेंट था। मतलब थोड़ा अब इसकी निस्बत तो काफ़ी आसान था। वो ये था कि आपने एक हेडिंग में अपने 2-3 कीवर्ड्स डाल लिए रेलेवेंट, ठीक है? 2-3 आपने टाइटल में डाल ली, आपका वेब पेज या आपकी वेबसाइट वो रैंक होगी। तो गूगल ने अपॉर्च्युनिटी ये देखी कि यार यहाँ पे ना कोई कीवर्ड स्टफिंग का ख्याल हो रहा है, ना कोई प्रॉपर एल्गोरिथम है, ना कोई स्ट्रक्चर है। मतलब जिसने 2-3 हेडिंग्स डाल दी वो रैंक हो रहा है। तो गूगल ने इस अपॉर्च्युनिटी का बेसिकली फ़ायदा उठाया था। गूगल की जो सक्सेसफुल होने का जो राज़ है वो बेसिकली राज़ ही यही है कि उसने सबसे ज़्यादा जो काम किया वो एल्गोरिथम्स के ऊपर काम किया। उसने सबसे ज़्यादा जो वैल्यू देना शुरू की वो क्वालिटी पर को जो है वैल्यू देना शुरू की। गूगल जैसे है उसने एल्गोरिथम्स के ऊपर काम स्टार्ट किया और उसका पहला मेन ऑब्जेक्टिव ये था क्वालिटी। उसने कहा कि हमने जो काम करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वालिटी कंटेंट पे काम करना है, क्वालिटी वेब पेज के ऊपर काम करना है, रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है। फिर उन कीवर्ड्स के लिहाज से जो कंटेंट लिखा जाएगा वो भी रेलेवेंट होगा। तो दीज़ वर ऑल डिफरेंट थिंग्स ऑन व्हिच गूगल स्टार्टेड एक्चुअली वर्किंग। ज उसने अपने एल्गोरिथम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। उसने मेक श्योर किया कि हम क्वांटिटी की निस्बत क्वालिटी को ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। और आज आपके सामने जो गूगल है वो दुनिया का अब तक मतलब इतने साल गुज़र चुके हैं तो अभी भी जो गूगल है वो दुनिया का सबसे कामयाब तरीन और सक्सेसफुल सर्च इंजन है। बल्कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग अभी भी 97% जो आपकी जो भी सर्चेज़ की जाती है ना, वो गूगल के ऊपर की जाती है। हालाँकि अभी भी आपके कितने ज़्यादा सर्च इंजन हैं, आपका याहू है, आपका मोज़िला फायरफॉक्स है, सफारी है आपका। इंटरनेट एक्सप्लोरर का तो आप रह ही नहीं दें, उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका तो अब कहीं पे भी हमें वो कोई नज़र नहीं आता। तो एक वक़्त पे मोज़िला फायरफॉक्स बड़ा ज़्यादा कॉमन होता था, याहू कितना बड़ा नाम होता था आपका, लेकिन ये आपकी जो गूगल ने आके सबको खत्म कर दिया। तो इस तरह आपकी ये सारी हिस्ट्री, इस तरह आपका जो गूगल है वो सारा वजूद में आया। एसईओ की आपकी बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होती है आपकी ऑन पेज एसईओ, एक होती है आपकी ऑफ पेज एसईओ और एक होती है आपकी टेक्निकल एसईओ। आज से कुछ साल पहले गूगल की 2 टाइप्स होती थी, एक होती थी ऑन पेज और एक होती थी ऑफ पेज। उस वक़्त ये लोग ये करते थे कि जो आपका जो टेक्निकल एसईओ है ना, उसको ऑन पेज के अंदर ही मिक्स अप करते थे। लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने ये कहा कि यार ऑन पेज है वो डिफरेंट चीज़ है। मतलब वो ये कहते थे कि यार ये दोनों ना मतलब काफ़ी हद तक सिमिलर है तो इनको एक ही में रखें। लेकिन फिर 3-4 साल पहले इसको ऑन पेज को अलग कर दिया गया था।
मतलब इसको जो हमारी पहले 2 कैटेगरीज़ थी, उसको उन्होंने 3 कैटेगरीज़ कर लिया, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज क्या होती है, इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, ऑफ पेज क्या उसकी क्या टाइप्स हैं, टेक्निकल एसईओ में हम क्या पढ़ेंगे, ये सारा कुछ आगे हम सारा प्रैक्टिकली उसको हम देखेंगे। अच्छा, अब एक यह बड़े मज़े की चीज़ है कि वो कहते हैं कि ये जो गूगल बॉट है, ये होता क्या है? अब ब्रैकेट में मैंने आगे लिखा है गूगल क्रॉलर। अच्छा, अब आप में से वो लोग जिन्होंने आज से पहले एसईओ के बारे में कुछ भी नहीं सुना होगा, तो उनके लिए गूगल क्रॉलर या गूगल स्पाइडर एक अलग नई चीज़ होगी, ठीक है? मगर अगर किसी को जो थोड़ी बहुत भी अगर जिनको बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है एसईओ की, उनको पता होता है कि हाँ, एक क्रॉलर कोई चीज़ होती है, स्पाइडर्स कोई चीज़ होती है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि दुनिया में ना आपकी जैसा मैंने बताया मिलियंस और ट्रिलियंस आपकी वेबसाइट है, मतलब बेतहाशा कंटेंट है, जिसकी हद ही नहीं है। गूगल के बेसिकली ना क्रॉलर्स होते हैं, जिसे आप स्पाइडर्स कहते हैं। ये जो क्रॉलर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये हर वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ठीक है? जितनी भी वेबसाइट हैं, चाहे वो जिस मर्ज़ी कैटेगरी की हो, जिस मर्ज़ी नीश की हो, वो हर वेबसाइट पे जाते हैं और आपको पता है जो वेबसाइट बनती है वो एचटीएमएल कोड के ऊपर बनती है, ठीक है? तो उसके एचटीएमएल कोड को स्कैन करते हैं पूरा ना, जहाँ से पूरे आएँगे सारा कुछ स्कैन करेंगे और ये देखेंगे कि यार ये जो वेबसाइट है ये किस चीज़ के बारे में? इसके अंदर जो डेटा है, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये किस चीज़ के बारे में? ये कौन-सी कैटेगरी की वेबसाइट है? डिफरेंट चीज़ों को वो उसको फेच करेंगे, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे कि जो वेबसाइट है ये अभी बनी है, ये थोड़ी पुरानी है, बिल्कुल अभी बनी है, इसमें कीवर्ड्स कैसे हैं, इसमें के अंदर कंटेंट किस तरह का डाला हुआ है। ये सारी चीज़ें वो फेच करेंगे और वो सारी चीज़ें वो लोग फेच करेंगे और फिर अगले उसमें अपने जो सर्वर है, उसके अंदर वो जाके डाल देंगे। अब इस तरह नहीं कि गूगल बॉट आया और उसने रैंडमली कि चलो पिछली वेबसाइट को मैंने 5 मिनट लगाए थे, आपकी वेबसाइट को चलो मैं 15 मिनट दे देता हूँ, नहीं। उनके पास हर वेबसाइट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ स्पेसिफिक टाइम होता है। इसलिए जो लोग एसईओ का नो हाउ रखते हैं, उनको ये बात पता होगी कि हमेशा बताया जाता है, कहा जाता है कि यार आप अपनी जो वेबसाइट है, उसको बहुत अच्छा बनाएँ, ठीक है? उसको उसका जो हायरार्की सिस्टम है ना, उसको बहुत आसान बनाएँ। उसका जो साइट मैप है, वो बहुत आपका अच्छा बना होना चाहिए, ठीक है? अब ये साइट मैप है, ये ना टेक्निकल एसईओ में आता है। ये अभी हम बाद में जाके पढ़ेंगे। ये सिर्फ़ क्योंकि यहाँ पे इसकी बात हो रही है इसलिए मैंने बस ज़िक्र कर दिया हल्का-सा, ठीक है? साइट मैप में बस एक हायरार्की होती है, कि ये होम पेज है, यहाँ से अबाउट आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, मतलब एक स्ट्रक्चर दिया होता है। ह्यूमन के लिए भी, यूज़र के लिए भी, आप जैसे मेरे जैसे यूज़र के लिए भी और ये जो गूगल क्रॉलर्स होते हैं, इनके लिए भी एक स्ट्रक्चर दिया होता है। तो अगर आपका साइट मैप बना होगा और अच्छा बना होगा, तो गूगल क्रॉलर के लिए आसानी क्या होगी? उसके लिए आसानी ये होगी कि वो आएगा, वो ईज़िली एक्सेस करेगा आपके साइट मैप को देख के। अच्छा ये यहाँ पे ये चीज़ है, मैं यहाँ से गया, इधर आए, उधर आए और जो उसके पास एक स्पेसिफिक टाइम होगा, वो पूरा का पूरा टाइम वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी वेबसाइट को देगा, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा आप ही की वेबसाइट को है। तो अगर आपकी वेबसाइट बड़ी बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की बनी है, जिसमें ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई हायरार्की नहीं बनी हुई, तो उसके पास तो लिमिटेड सा ही टाइम है। तो उस लिमिटेड से टाइम में वो उसने जितना बस फेच कर लिया, जितना स्कैन कर लिया, आपकी वेबसाइट को कर लिया। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं, नहीं अभी तो आधी हुई है वेबसाइट, अभी तो काफ़ी चीज़ें समझनी है, समझ नहीं आया स्ट्रक्चर, थोड़ा और टाइम दो। वो फ़ौरन अगली वेबसाइट पे मूव कर जाएगा। तो आपने हमेशा अपनी जो वेबसाइट है, उसको बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से बनाना है, उसका स्ट्रक्चर जो है बड़ा अच्छा बनाना है और साइट मैप का हमेशा ख़्याल रखना है, ताकि आपका यूज़र और आपका जो क्रॉलर है, उन दोनों के लिए आप उनको आसानी हो आपकी जो वेबसाइट है उसको रीड आउट करने में। अब ये देखते हैं कि आपका जो गूगल का सर्च इंजन है, ये वर्क कैसे कर रहा है, ये काम कैसे कर रहा है। इसमें मैं कुछ ये आप ये यूज़र हैं, ठीक है? ये इंटरनेट है और ये गूगल के क्रॉलर और स्पाइडर जो अभी हमने सारा पढ़ा। यहीं से दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? जैसा अभी मैंने पीछे बताया क्रॉलर्स आए, एक वेबसाइट पे आए, पूरी वेबसाइट को स्कैन किया। अच्छा ठीक है, ये रियल एस्टेट की वेबसाइट है। उठाया, इसको यहाँ डाल दिया। फिर ये लोग आए अगली वेबसाइट पे गए ये कौन-सी अच्छा ये तो मूवीज़ की वेबसाइट है, ये डाल दिया, ठीक है? फिर आके सारा स्कैन वगैरह के ये डिफरेंट कैटेगरी की है, मतलब जो हर कैटेगरी को देख रहे होंगे सारों को यहाँ फेंकते जाएँगे, फेंकते जाएँगे, फेंकते जाएँगे। फेंकेंगे फेंकने से मुराद है स्टोर करेंगे। स्टोर कहाँ करेंगे? अपने लोकल सर्वर के अंदर, ठीक है? अब जितना भी डेटा है, पूरी दुनिया में जितनी वेबसाइट है, उन सारों का जो डेटा है वो आपकी तरह के लोकल सर्वर के अंदर, ठीक हो गया? अब लोकल सर्वर के नीचे लगा होता है इंडेक्सर। इंडेक्सर का काम क्या होता है? इंडेक्सर का काम होता है कैटेगराइज़ करना। इंडेक्सर क्या करेगा? जितनी भी यहाँ पे आपका कंटेंट पड़ा हुआ है, जितना भी आपका यहाँ पे डेटा है, उस डेटा को लेगा। अच्छा ये कौन-सी मूवीज़ है? अच्छा मूवीज़ का सेक्शन ये बना दिया, यहाँ पे मूवीज़ वाली वेबसाइट डाल दी। ये किसकी है? म्यूज़िक की है, म्यूज़िक को इधर डाल ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को इधर रखता हूँ। अच्छा फिर मूवीज़ का वेबसाइट है कि मूवी वाली वेबसाइट का तो कंटेंट इधर है, इसको इधर डाल दो। ओहो! ये म्यूज़िक आ गया, म्यूज़िक को इधर।
मतलब जितनी भी आपकी कैटेगरीज़ होंगी, उन सारों के अलग-अलग सेक्शंस बन जाएँगे और पूरी दुनिया में जितना भी उससे रिलेटेड कंटेंट होगा, मतलब अगर ये मूवीज़ का सेक्शन था, तो पूरी दुनिया में जितनी भी मूवीज़ की वेबसाइट हैं, वो सारी इस वाले नंबर 1 में जमा होंगी। सेक्शन 2 में पूरी दुनिया में जितनी भी म्यूज़िक की वेबसाइट्स हैं, वो सारी यहाँ जमा होंगी। इस तरह वो प्रॉपर सेगमेंट्स उसने बनाए होंगे, प्रॉपर उसकी कैटेगराइज़ेशन की होगी और ये सारी कैटेगराइज़ेशन करके ये जो आपका जो मेन सर्वर होता है ना गूगल, यहाँ पे डाल देता है। अब आपको जो मेन सर्वर का जो डेटा है, वो बहुत ही सीक्वेंस्ड और बहुत ही ऑर्गनाइज़्ड और हर हर आपके लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है? अब होगा क्या, वही वाली एग्ज़ाम्पल पहले वाली कि मैं हूँ यूज़र, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा प्लॉट्स फॉर सेल इन लाहौर, यही लिखा था ना? अब जैसे ही मैंने एंटर दबाया विदिन नैनो सेकंड, विदिन बल्कि लेस देन नैनो सेकंड्स, यहाँ पे जहाँ भी रियल एस्टेट का फर्स्ट ऑफ ऑल ये था रियल एस्टेट का सेगमेंट, ये वाला यहाँ पे सारा डेटा था पूरी दुनिया का। ये लेस देन नैनो सेकंड सारा डेटा उठाएगा और यहाँ पे एसईआर सर्च इंजन रिजल्ट पेज आपका एसईआरपी के अंदर आपका सारा का सारा जो डेटा है वो डाल देगा, ठीक है? और डालेगा किस तरतीब से, वो एसईओ की तरतीब से डालेगा कि जिसकी एसईओ कम हुई है वो यहाँ पे है, इसकी एसईओ इससे ज़्यादा है वो नंबर 2 पे, इसकी एसईओ सबसे ज़्यादा अच्छी हुई है तो ये नंबर 1। तो ये देखिए मतलब ये अब मैं बार-बार आपको कर्सर इधर ले जाके इधर कर रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, लेकिन रियल में ये कितने कम वक़्त में, कितने नैनो सेकंड से भी कम वक़्त में ये सारा डेटा ऑर्गनाइज़्ड फॉर्म में और अभी एसईओ की तरतीब से आपको यहाँ ठा, 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 यहाँ पे आपको ला देगा। तो अब आप खुद देख लें कि कितना ये पावरफुल सर्च इंजन है कि आपको इतने कम सेकंड्स में इतना प्रिस्क्राइब्ड और टू द पॉइंट आपको डेटा देता है। कि यहाँ पे एक बंदे ने जैसे लिखा प्रॉड फॉर सेल इन लाहौर, जैसे उसने एंटर का बटन दबाया, तो फ़ौरन ही यहाँ पे सारा का सारा डेटा एसईओ की वर्किंग के लिहाज से यहाँ पे सारा का सारा डेटा आपके सामने यूँ आ जाए। तो ये थी ये सारी इसकी ना वर्किंग बताई गई थी कि जो इसका अंदर का बैक एंड पे जो इसका काम करने का तरीका था, वो किस तरह का होता है। तो बच्चों ये था आपका लेक्चर नंबर 1 कि जिसमें हमने एसईओ का सारा एक ओवरव्यू लिया कि एसईओ होती क्या है आपकी, उसका पर्पस क्या होता है, जब आप हाई रैंकिंग पे आ जाते हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा पहुँचता है, आपके प्रॉस्पेक्ट्स क्या होते हैं, कस्टमर्स में किस तरह कन्वर्ट होते हैं, एसईओ कैसे आपके प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके क्रॉलर्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती हैं, इसकी वर्किंग क्या होती है, ये सारी की सारी हमने यहाँ पे आज इस लेक्चर में चीज़ें सीखी और आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो होगा कीवर्ड्स के ऊपर। और वो बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि सारी की सारी गेम आपको, हालाँकि आज कीवर्ड्स के ऊपर लेक्चर नहीं था और मैंने जिस तरह बताया कि मैंने आसान लफ्ज़ों में ये कहा कि कीवर्ड्स क्या होता है, मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में बताया। लेकिन उस आसान लफ्ज़ों में भी आपको ये समझ आ गई होगी कि सारी की सारी गेम कीवर्ड्स की होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है आपकी एसईओ के अंदर जो सारी की सारी गेम है ना 90% की, अगर आपने कीवर्ड्स की गेम को आपने समझ लिया, तो आप समझ लीजिए एसईओ आपको समझ आ गई, एसईओ आपके हाथ में है। तो अगला लेक्चर आपने बहुत ध्यान से सुनना है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अच्छी से अच्छी एग्ज़ाम्पल्स और हर तरीके के लिहाज से आपको वो चीज़ें वो डिलीवर करने की कोशिश करूँ। और बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू जी, खुदा हाफ़िज़।